नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, जिसकी राइटर है इकरा सगीर अहमद, उसकी ये 52 एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। माहिदा ने लाख कोशिश की उनको यकीन दिलाने की कि सुधा ने ऐसी किसी भी राय का इजहार नहीं किया, बल्कि वो उसकी दिलजोई में लगी हुई थी, उसको बहला रही थी। मगर वो इमरान ही क्या जो दिल में आई बात को झुटला कर किसी और की मान ले, अपनी राय से दस्तबरदार हो जाए। समझौता हो, खैर ख्वाही का जज्बा ख़ुसूसन सौदा के लिए उनके दिल में पैदा ही नहीं हो सकता था। सुधा चाय लेकर आई तो माहौल बदल चुका था। इमराना किसी घायल शेर की तरह टहल रही थी। माहिदा जो उनको समझाने की कोशिश में नाकाम होकर दोनों हाथों से सर थामे बैठी थी। सुधा को देखकर इमराना से इल्तिजाइया लहजे में बोली, मम्मा प्लीज़ भाभी को कुछ मत कहिएगा, उनका कोई कसूर नहीं है। अच्छा, ये आपको टॉर्चर करे और मैं क्यों कुछ ना कहूँ उसे? कौन है ये जिससे डर कर बैठ जाऊँ और ये तुम्हें ताने दे? बक्का बक्का खड़ी सुधा को घूर कर देखती हुई चिल्लाई, अब देखो कितनी मासूमियत से देख रही है, गोया इससे बढ़कर कोई दूसरा मासूम नहीं है। मैं सब समझती हूँ, तुमने ही फ़ोन करके मुंजा के कान भरे हैं, झूठ सच दिख लगाई है, तभी वो बढ़ बढ़कर तुम्हारी तारीफ़ें कर रही थी और माहिदा को बातें सुना रही थी। पहली मुलाकात में कोई ऐसा नहीं करता। सुधा के चेहरे की रंगत जर्द पड़ने लगी थी। हस्बे आदत वो कुछ कह ना सकी, मगर नफ़ी में उसकी गर्दन मुसलसल हिल रही थी। मम्मा बहुतान लगा रही हैं, अल्लाह के लिए चुप हो जाइए। क्यों किसी दूसरे की खातिर अपने घर में आग लगाने पर तुल गई हैं आप? शोर शराबा सुनकर जैद भी वहाँ आ गया, जबकि इमराना को माहिदा मना कर रही थी। चुप करो, तुम्हें क्या मालूम इनकी चुलत्तरबाजियाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ इस लड़की को। क्या हो गया मम्मा? वो आगे बढ़कर उनसे इस्तफसार करने लगा। ये मालूम करो इस भोली नागिन से जो अंदर ही अंदर मेरी बेटी की ज़िंदगी में जहर घोल रही है और मासूम बनी हुई है। वो उसकी तरफ इशारा करके गोया हुई। सुधा खड़ी की खड़ी रह गई। उसके हाथ में पकड़ी चाय की ट्रे भी माहिदा ने लेकर मेज़ पर रख दी थी। सुधा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी बच्ची अभी अपने घर गई नहीं और उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी हैं आपकी इस चहेती ने। बिल्कुल अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही है। कल इसने मेरा घर तबाह किया था और आज यही काम ये करेगी, मगर मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगी। उनका बस न चल रहा था कि वह सुधा को कच्चा चबा जाए। मुंजा आंटी ने क्या कहा है मम्मा? जैन ने संजीदगी से पूछा। क्या नहीं कहा, ये पूछो इस बददिमागो बदतमीज़ औरत ने। पहली मुलाकात में मुझे इस औरत की शक्ल से नफरत हो गई है। मैं तो आज ही ये रिश्ता तोड़ती हूँ। अम्मा प्लीज़, रिश्ते कांच के बर्तन नहीं होते जो उठाए और तोड़ दिए। यह इज़्ज़त नाजुक मामला है जो दो ख़ानदानों के दरमियान इज़्ज़त व वक़ार का बाइस बनते। ऐसी मामूली बातों पर इस तरह ख़त्म नहीं किए जा सकते। आप आराम से बैठ जाइए। जैन ने उनके शानों पर हाथ रखते हुए नरमी से कहा। किस तरह आराम से बैठ जाऊँ? अपनी बेइज्जती मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर अपनी बेटी की बेइज्जती गवारा नहीं है हरगिज़ मुझे। सिर्फ एक बार मैं ही आप चीख उठी हैं मम्मा। भाभी की जो आप हर वक्त बेइज्जती करती रहती हैं, तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी? कभी उसका एहसास हुआ है आपको? शट अप, मैं तुम्हारी हमायत में मरे जा रही हूँ और तुम हो के मेरे ही खिलाफ टर किए जा रही हो। क्या किया मैंने? एक ऐसी लड़की को बहू बना लिया जो कभी भी मुझे पसंद नहीं थी, जो मेरे बेटे के लायक नहीं और ना कभी होगी। वो उसकी बात किता करके सुधा को हकारत अमीज़ निगाहों से देखती हुई घर आई। ये बात आप भाई के दिल से मालूम करें कि भाभी उनके लायक हैं या नहीं। आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? मेरे मुतालिक मामूली सी बातें सुनकर आप रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हैं और यहाँ आप उनके मुंह पर जो दिल चाह रहा है वो कह रही हैं। चुप हो जाओ माहिदा, मेरी खातिर क्यों खुद को गुनाहगार कर रही हो? मैं नहीं चाहती मेरी वजह से यहाँ फसाद बरपा हो, ना इत्तफाक़ी फैले। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं ममानी की निगाहों में इज़्ज़त और दिल में कोई मकाम हासिल कर लूँ, लेकिन सद अफसोस मैं आज तक इस मकाम तक रसाई ना पा सकी हूँ और शायद कभी ना पा सकूँ। मैंने फ़ैसला किया मैं खामोशी से जैद की ज़िंदगी से निकल जाऊँ। पहली बार वो इमराना की मौजूदगी में बाहिम्मत अंदाज में गोया हुई। गो की शिद्दत जज्बात से उसका जिस्म कांप रहा था। आंसू तेज़ी से मोमी गालों पर बह रहे थे। चेहरे पर हरमा नसीबी रक्सा थी। ये क्या कह रही हो? मालूम है तुम्हें कुछ? जैन ने जलती हुई निगाह उस पर डालते हुए कहा। हाँ मालूम है जो मैं कह रही हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस सारी ज़िंदगी मेरे नाम को खुद से जुदा मत कीजिएगा। मैं वादा करती हूँ कभी आपकी राह में नहीं आऊँगी। वो कहकर वहाँ से चली गई थी। बहुत जल्द वो लोग वापस आने वाले हैं। सामिया की कॉल आई थी। लारेब कोमे से बाहर आ गया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ है, वगरना यहाँ तो डॉक्टर्स ने एक तरह का मायूस ही कर दिया था। चाय पीते हुए जरका बेगम नौफल से मुखातिब हुई। पापा कब वापस आ रहे हैं? 1 माह से ज़ायद अरसा गुजर गया उनकी वहाँ रिहाइश को। अब उनको वापस आ जाना चाहिए। हस्बे तवक्को उसने लारेब के जिक्र से फरार चाहा और इसमें कामयाब भी रहा। यूसुफ तो वापसी का रखते सफ़र कब का बांध चुके होते, मगर बाबा जान उनको बाइसरार रोके हुए हैं। वो उनके दिल की कैफियत से बाखूबी वाकिफ़ हैं। कल तक वो इंशरा से मिलने के लिए जतन करने को राज़ी थे और जब वो मिल गई तो एहसास गुनाह सर उठाने लगा कि बच्ची के साथ कितना बड़ा जुल्म है कि वो लोगों से उसको अपने नाम से मुतारिफ नहीं करा सकते। और उनकी इस तकलीफ़ को मैंने उस वक्त शिद्दत से महसूस किया जब शवानत से उनकी मुलाकात कराते वक्त मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा था। वो बेसाख्तगी में वो राज खोल गई जो खुद उन्होंने छुपा कर रखा था। और सच बोलने वालों के साथ यही मसला होता है कि वो झूठ की पर्दापोशी ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते। देर सवेर उनसे बेसाख्तगी में सच निकल ही जाता है। शायद झूठ बोलना भी एक आर्ट है। मामा, वो औरत यहाँ आई थी और आपने मुझसे छुपाया?
वो हैरान हुआ और ज़रका बेगम को अपनी गलती ने परेशान कर दिया। ओह, ये क्या हुआ? मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। न जाने किस तरह मेरे मुंह से ये बात निकल गई। वो सख्त परेशान हुई। वो औरत यहाँ पर आई और आपने आने दिया? दुख, सदमा, रंजो, बेअतबारी, क्या कुछ ना था उसके लहजे में। उसकी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? आपने उसको इस घर की दहलीज पर पाँव कैसे रखने दिया? वो काबिल नहीं थी कि उसके नापाक कदम इस घर की चौखट को छूते। गमो गुस्से से उसकी आवाज़ कपकपाने लगी थी, मगर उनके लहजे में अद्भुत तहजीब की हद मौजूद थी। लहजा दर्द व तड़प से भर गया था। मैंने आपको सबकी इज्जत व एहतराम करने की तालीम दी है, ख्वाह वो मर्द हो, फिर वो तो आपकी माँ है। वो मेरे बाप की कातिल है मामा। इस सोच को दिल से पनाह कर दें। जो होना था वो हो चुका। दिल का सुकून माफ़ करने में, दरगुजर करना ही इंसानियत की मिराज है। फिर गलत करने वाले कभी सुखी नहीं रहते। फूलों की चाह में लोग कांटों से दामन भर लिया करते हैं और फिर ताहयात उन कांटों पर ही चलते हुए ज़िंदगी गुजार देते हैं। वो उसके करीब आ बैठी और मुलायमियत से गोया हुई। शबाना यहाँ आई थी। मैंने महज आपकी दिल आज़ारी के ख्याल से नहीं जिक्र किया था। मेरा इरादा था कि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो फिर आपको बताऊंगी। और फिर वैसे भी ये बात छुपाने वाली नहीं थी। वो थूक कर गई थी कि कभी ज़िंदगी में इस दहलीज पर पाँव नहीं रखूंगी। फिर क्यों आई थी वो यहाँ? आपने क्यों इजाज़त दी थी? धक्के देकर निकलवा देना चाहिए था उनको। जो लोग दूसरों की राह में कांटे बिछाते हैं, फिर उनको भी कांटों पर चलना पड़ता है। वो सख्त इज़्तिराबी अंदाज में मुब्तला हुआ। कुछ लोग थूक कर चाटने पर मजबूर हो जाते हैं अपनी गलतियों से, और दानिशमंदी ये है कि दूसरों की गलती से सबक सीखा जाए ताकि कल को हम भी ये खफत उठाने से महफूज हो जाए। वो उसके शाने पर हाथ रख के धीरे धीरे समझा रही थी और वो सर झुकाए बैठा था। आपने हमेशा मेरी मानी है और इस बात पर मुझे आप पर फ़ख्र है। कभी आपने मेरी बात रद्द नहीं की। इतना मान दिया कि शायद मेरी सगी औलाद भी ना देती, लेकिन कभी ये बात ना किया करें मामा आप। मैंने सदा आपको माँ माना है। कभी आपने मुझे ये महसूस ना होने दिया कि मेरी माँ नहीं है। वो गोया उनके उस जुमले पर तड़प उठा था। फिर भी आप शबाना को नहीं भूले बेटा। माँ हंसती ही ऐसी होती, कोई कितना भी प्यार दे, सगी माँ भुलाई नहीं जाती। ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि वो कैसी माँ थी। वो दुख से बोला। गलत रास्ते पर चलने वाला एक दिन सीधे रास्ते पर ज़रूर आता है, और वो पहले ही बड़ी तकलीफ़ व अजियत से गुजर कर आता है। अगर ऐसे में उसका इस्तकबाल मोहब्बत और खलूस से ना किया जाए तो सफ़र रायगा जाने का ख़तरा रहता है। शबाना भी एक कठिन रास्ता गुजार कर आपके पास आई है और आप आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए शबाना को माफ़ कर दें। मैं माफ़ कर दूँ? क्या उस औरत को माफ़ किया जा सकता है? उसका चेहरा जज्बात से सुर्ख हो रहा था। वो दुख से उनकी तरफ देख रहा था। माफ़ करना मुश्किल ज़रूर होता है बेटा, मगर नामुमकिन नहीं। थोड़ा दिल को माइल करना पड़ता है। जब दिल माइल होना ही नहीं चाहिए तो किस तरह ज़बरदस्ती कर सकते हैं? मुझे मालूम है आप दिल के फ़ैसलों पर नहीं चलते। यहाँ मेरा दिल काम करता है ना दिमाग। जब भी सोचता हूँ हर सू अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। उसके लहजे में बेबसी थी। सुधा रोते हुए नीचे आई और सारा ज़ब्तो बर्दाश्त आंसू बनकर उसकी आंखों से बह निकला था। उसका हौसला और हिम्मत इमराना के मुनाफ़क़त और नफ़रत ने रेज़ा रेज़ा कर दिया था। वो इल्ज़ाम लगाने में माहिर थी और हर रोज़ के इल्ज़ामात सहते सहते वो तकरीबन आधी हो गई थी, मगर उनकी नापसंदीदगी हद से सवा हो गई थी। इमराना की नज़रों में वो इस काबिल ना थी कि उनके खूबरू कमाऊ बेटों की बीवी बनती। वो काबिल थी ना कभी काबिल हो सकती थी। फिर उन बार बार के झगड़ों से बेहतर था कि वो जैद का साथ छोड़ दे। अलबत्ता उसका नाम वो कभी भी अपनी ज़िंदगी और अपने नाम से जुदा करने वाली नहीं थी। वो आकर अपने कमरे में बंद हो गई थी। नीचे का पोर्शन सन्नाटे की जद में था। वो सब लोग बुआ समेत आज ही मुदस्सिर की तरफ चंद रोज़ा के आम के इरादे से गए थे। यही वजह थी कि ज़मर्द और बुआ इमराना की तेज़ झगड़ने की आवाज़ों पर भी ऊपर नहीं आई थी। दोनों मुलाजमाएँ अपने क्वार्टर में थी। वो बेड पर बैठी रो रही थी। वहाँ तेज़ उबकाई आई और वो तेज़ी से अटैच बात की तरफ बढ़ी और दूसरे लम्हे उल्टी देखकर उसकी आंखें बेयकीनी से फटी की फटी रह गई थी। वाइट वॉश बेसन का अंदरूनी हिस्सा सुर्ख हो रहा था। उसको खून की उल्टी हुई थी और फिर खांसी का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। वह मुश्किल वो मुँह धोकर कमरे में आई और बेदम होकर बेड पर गिर गई। खांसी का दौरानिया कम हुआ, मगर दिल की हालत नागुफ्ताबा हो गई थी। उसको मालूम ही नहीं हुआ था कि कब ये भी खतरनाक बीमारी उसके अंदर कुंडली मारकर बैठ गई थी। बुखार और खांसी की शिकायत तो अमूमन रहा करती थी, जिसको कभी उसने कोई अहमियत नहीं दी थी कि वो शुरू से ही खुद से गाफिल और लापरवाह रहने की आदी थी। लेकिन उसको मालूम ना था कि ये बीमारी कोई बड़ी बीमारी बनकर उसको अपनी लपेट में ले लेगी। चलो अच्छा हुआ इस बहाने इमराना ममानी की मुझसे जान तो छूट जाएगी। वैसे भी मेरी दुनिया में किसको ज़रूरत है? मुझ जैसे लोग अल्लाह पैदा तो कर देता है। पैदा हुई तो चंद साल बाद बाप दुनिया से चला गया। माँ ने सौतेले बाप के सितम ज़रीफ़ियों से महफूज रखने के लिए दूसरी शादी नहीं की और माँ दरवाज़ा खुला और दिलावेज़ महक पता दे रही थी आने वाला कौन है। वो उठकर बैठ गई। जैद कुछ फासले पर आकर रुक गया था। शाम अभी पूरी तरह ढली ना थी। बाहर सूरज चमक रहा था। अंदर कमरे में दबीज पर्दों के बायस अंधेरा था। लाइट्स ऑफ थी। अच्छा तुमने फ़ैसला कर लिया है खामोशी से मेरी ज़िंदगी से निकलने का?
उसके संजीदा लहजे में बर्फ़ जैसी ठंडक को पत्थर की मानित सख्ती थी। जी, मुझसे पहले मौत ने फैसला कर लिया। उसका दिल चाह उसके शाने से लगकर बताया वो कैसी मोहलक बीमारी का शिकार हो गया, मगर फिर उसे जुदा होने में ही बेहतरी थी कि जुदा तो होना ही था। बहुत बहादुर हो गई हो, बेहद समझदार भी। वो बदस्तूर खड़ा हुआ था, सीने पर हाथ बांधे। लाइट्स दोनों में से किसी ने भी नहीं खोली थी। सर्दी के बायस फैन भी ऑफ था और इस खामोशी में उसकी सिसकियाँ नुमायाँ हो रही थी। जब मुझसे दूर रहने का फैसला कर ही लिया तो फिर ये रोना कैसा? जवाबन वो तेज़ी से उमड़ने वाले आंसुओं और सिसकियों पर काबू न पा सकी। दोनों हाथ चेहरे पर रखकर रोती चली गई। दोहरी तकलीफ में मुब्तला हो गई थी। वो सामने खड़ा शख्स दिल को अजहद महबूब हो गया था। उससे जुदाई का तस्वुर भी कुन छुरी से ज़िबा करने के मुतरादिफ था, मगर जुदाई हर सूरत मुकद्दर ठहरी थी और ये उससे जुदाई का ख्याल ही था जो उसको तड़प तड़प कर रोने पर मजबूर कर रहा था। सुधा, सुधा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? उसके अंदाज में ऐसी कोई बात थी जो उसको चौंका गई थी। उसके करीब बैठते हुए मुतफक्किराना लहजे में इस्तफसार करने लगा। मम्मा की आदत है, तुम्हें मालूम है, वो शुरू से तुम्हें बुरा कहने की आदी हैं। इल्ज़ाम लगाने में भी वो चूकती नहीं है। ये उनकी नेचर का हिस्सा है। फिर तुम बेहद साबिर और मुतहम्मिल मिजाज की मालिक हो। तुमने तो उनकी मार खा कर भी कभी रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया। फिर आज ऐसा क्या हुआ कि तुमने मुझसे दूर होने का फ़ैसला कर लिया और मुझे छोड़ कर आ गई? मुड़कर ये भी नहीं देखा कि सीने में मेरी सांस अटक कर रह गई थी। मम्मा के गुस्से की सज़ा तुम मुझे दे रही हो। मेरा क्या कसूर है? सिर्फ ये कि मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, न मम्मा के बगैर। वो उसका हाथ थामकर लगावट भरे लहजे में बोला। माँ चौंक गया। अरे, तुम्हें तो खासा फीवर हो रहा और तुमने बताया भी नहीं। दूसरे लम्हे उसकी उंगलियां उसकी नब्ज़ पर थी। कभी कभी हो जाता है, टैबलेट खा लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। उसने घबराकर उससे हाथ छुड़ाया। तभी उसको फिर उबकाई आई, जिसको उसने जब्त करना चाहा था कि वह बीमारी को ज़ैद पर अयान नहीं करना चाहती थी। लेकिन ये चीज़ इख्तियार में कब होती है? उबकाई के साथ ही खांसी की शिद्दत की खांसी, और वह बेड से उठ भी ना पाई थी कि मुंह से वो शय बेड पर ही निकलने लगी। जहद ने भागकर लाइट ऑन की और उसकी तरफ देखकर शशदर रह गया था। सर शाम का गुलाबी गुबार हर सू फैला हुआ था। कतार दर कतार लगे हुए घने दरख्तों पर परिंदों की टोलियां मंडरा रही थी। जहाँ घोंसलों की बहुतात थी, परिंदों की चहकारें फिजा में गूंज रही थी। ढलती शाम के साय में माहौल बड़ा उदास लग रहा था। माहौल की सारी उदासी सिमट कर गोया उसके दिल में भर गई थी। शबाना की आमदें उसकी ज़िंदगी को दुखों से हमकिनार कर दिया था। सारे ज़ख्म फिर से ताज़ा हो गए थे। अपने बाप के सदमे और अपनी हसरतें तमाम इस सरे नौ याद आने लगी थी उसको। अब तक असबर था, आखिरी दिनों में डैडी उस हरजाई औरत को याद करके बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोए थे। अजीब मोहब्बत थी जो बेवफाई का रोग पालने के बावजूद उसको फरामोश करने को तैयार ना थी। आज वो औरत उनके खाक होने के बाद आंसू बहाती हुई आ गई थी। उसका ज़मीर जाग उठा था, और बहुत ही अजीब होता है ये ज़मीर भी। जब लोग खाक ओढ़ कर सो जाते हैं तो कुछ लोगों में बेदार हो जाता है। उसका दिल उस औरत से बुरी तरह मकदर और नाला था। किसी तरह भी एक निगाह देखने का रवादार ना था, किसी सूरत बर्दाश्त करने को राज़ी ना था। उसी लम्हे उसकी निगाह फुटपाथ पर खड़ी इंचरा पर पड़ी और खुद ब खुद ब्रेक पर उसके पाँव का दबाव बढ़ता चला गया था। ब्लैक स्कार्फ से सर अच्छी तरह से ढांपे, फुल स्लीव का पिंक अपर जेबतन किए, वो बड़ी पुरबकार लग रही थी। दाएं शाने पर बैग था और बाएं हाथ में किताबें थामे वो यकीनन यूनिवर्सिटी से वापसी पर कन्वेंस के इंतज़ार में खड़ी थी। उसको अचानक अपने सामने देखकर देखती रह गई थी। आज भी कोई तमाशा क्रिएट करने का इरादा है तुम्हारा? वो उसको गुमसुम खड़ी देखकर सख्त तंजिया अंदाज में गोया हुआ। क्या कहना चाह रहे हैं आप? न सलाम न दुआ, लट मार अंदाज उसको सचमुच बौखला गया था। मजीद इसके लहजे ने इंचरा को सरासमा कर दिया था। ड्रॉप कर दूंगा, आ जाओ। क्यों लोगों को मशकूक कर रही हो? आती जाती गाड़ियों से लोगों की निगाहें उन पर थी और इंचरा को वो दिन याद आ गया जब ऐसे ही एक मौके पर उसने इंतकामी जज्बे के तहत उसको लोगों से पिटवाने के लिए तमाशा किया था, लेकिन उसकी हाजिर दिमागी से वो उनके इंतकाम का निशाना बनने से बच गया था और आज वो उसी वाक़े पर ही तानाजनी कर रहा था। इंचरा बर्क रफ्तारी से फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। इतनी लेट कैसे हो गई और यहाँ क्यों खड़ी थी? कैब नहीं आई? उसने कार स्टार्ट करते हुए इस्तफसार किया। कुछ नोट्स थे, वो बनाने में देर हो गई थी और बाहर निकली थी। यूनी से तो कैब ड्राइवर की कॉल आ गई। वो किसी इमरजेंसी की वजह से नहीं आएगा। मुझे कॉल नहीं कर सकती थी तुम, जो यहाँ फुटपाथ पर खड़ी हो गई थी? वो बदस्तूर अखर मिजाजी से पेश आ रहा था। मैं कॉल करती और आप आ जाते मुझे पिक करने। वो उसकी तरफ देखती हुई सवालिया अंदाज में गोया हुई। जवाबन वो घूर कर बोला, तुम्हें कोई शक? क्यों ऐसी बात कर रही हो? अभी भी मैंने ही पिक किया है। नेक्स्ट टाइम ना देखूँ मैं तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए। मिनटों में लड़कियों को किडनैप कर लिया जाता है ऐसी सुनसान जगहों से। आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। मुझे आइडिया नहीं था हालात का। जवाबन वो खामोश ही रहा। दोबारा उसकी तरफ देखने की भी जहमत गवारा ना की और उस सर्द मोरी और बेगानगी अमेज़ रवैये से घबराकर वो उस वक्त को याद करने लगी जब वो नुफल से ऐसा रवैया इख्तियार किए हुए थे और वो परवाने की मानिद उसके इर्द गिर्द घूमता जल मरने को तैयार रहता था। और वक्त भी कैसे कैसे पैंतरे बदलता है, कभी आसमान की बुलंदियों पर, कभी ज़मीन की सतह पर ला फेंकता है। गरूर का अंजाम पशेमानी है।
कार से उतरने के लिए। तुमको रेड कारपेट का प्रोटोकॉल देना होगा क्या? फास्ट ड्राइविंग करता वो मेन गेट के सामने खड़ा था। आप अंदर नहीं आएंगे? उसकी आवाज़ पर वो खजालत से बोली। टाइम नहीं है, पहले ही लेट हो गया हूँ। उसने सपाट लहजे में इनकार किया तो वो मज़ीद इसरार ना कर सके और वो अभी कार से उतरी ही थी कि गेट खोलकर बाहर तेज़ी से बाहर आकर नौफल की तरफ बढ़ी। मैंने देखा आप उसको छोड़कर जाने के चक्कर में, इसलिए मैं तेज़ी से यहाँ आई हूँ ताकि आपको जाने ना दूँ। बालिन ने ड्राइविंग डोर खोलकर उसका बाजू पकड़ कर कहा। मैं लेट हो गया हूँ, मामा वेट कर रही होंगी। वैसे भी इन मोहतरमा ने इनको अपना इतना आदी बना लिया कि वो बहुत ज़्यादा खुद को तन्हा महसूस करने लगी। बाली से बात करते वक्त उसकी सारी करख्तगी और सर्द मोरी एकदम गायब हो गई थी। कम कम उभरने वाली मुस्कुराहट अब उसके लबों पर नमूदार होकर उसकी वजाहट में इजाफा कर रही थी। उसके दिल को ठेस लगी कि वो उसके लिए किस कदर अजनबी बन गया था। मामा को कॉल करके इत्तला दे दीजिए कि आज आप हमारे पास हैं और हमारे साथ ही डिनर करेंगे। रही बात मामा की तन्हाई की, तो इसी सिलसिले में आपसे मासी बात करना चाह रही हैं। बाली ने बेतकल्फी से उसका बाजू पकड़ कर कहा, उसको अंदर लाने में कामयाब हो गई। वो उसको नज़रअंदाज किए बाली के साथ आगे बढ़ गया और वो मरे मरे कदमों से उनके पीछे चलने लगी थी। लम्हे भर को उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। सुधा मुंह से खून उगल रही थी। उसकी शॉल और शर्ट खून से सुर्ख हो गई थी। उसके लिए यह मंजर बड़ा अजियतनाक था। वो किसी बगोले के मानिंद उस तक पहुंचा जो मारे तकलीफ़ और नकाहत के बेहोश हो गई थी। उसने उसको खून आलूद कपड़ों की परवाह किए बिना उसको बाजुओं में उठाया और दीवाना वार कमरे से निकल गया था। भाई भाभी को क्या हुआ? ये ब्लड कैसा है? उसकी तरफ आती हुई मायदा की नज़र जब उन पर गई तो वो बेसाख्ता चीख कर कह उठी, मेरे साथ आओ, अभी फ़ौरन हमें अस्पताल जाना है। सुधा की हालत ठीक नहीं है, न जाने क्या हुआ है। वो तकरीबन दौड़ता हुआ उसे उठाए पोर्टेको की तरफ बढ़ गया था। मायदा भागम भाग इमराना को बताकर भागती हुई उसके पीछे आई और लम्हों में कार हवाओं से बातें करती अस्पताल पहुंची। सुधा को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर लिया गया था जहाँ फ़ौरन ही उसको ट्रीटमेंट दिया गया। अब वो दोनों ही वहाँ रह गए थे। भाई ये क्या हुआ? भाभी ने सुसाइड किया है? वो रोते हुए पूछने लगी। नहीं, वो खुदकुशी नहीं कर सकती, वो कमज़ोर नहीं है, बहुत दीनदार है। खुदकुशी कैसे करेगी? वो मायदा के साथ खुद को भी तसल्ली दे रहा था मगर दिल मायदा की बात से इनकारी भी नहीं था। नहीं भाई, आज मम्मा ने ज़्यादतियों की हद कर दी है। भाभी को इस हद तक हर्ट किया कि वो सुसाइड कर गई, मेरी वजह से ही हुआ है। काश आप मुझे मरने देते तो आज ये ना होता। मायदा बुरी तरह रोते हुए कह रही थी और जैद को लग रहा था उसके इर्द गिर्द खतरे के सायरन बज उठे हों। क्या बकवास कर रही हो? चुप हो जाओ। वो ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसी नहीं है। बहुत बहादुर और हौसलामंद है। वो नमाज़ पढ़ती है, कुरान पढ़ती है, दीनी कुतब उसके मुताले में रहती है। फिर वो क्यों हराम मौत मरना चाहेगी? ये मुमकिन नहीं है। वो खुद कलामी में मुब्तला था। उसका दिल बसबसों की जद में था। हवास गुम होने लगे थे कि माँ वहाँ डॉक्टर मुँह लटकाए हुए दाखिल हुए और उसके शाने पर हाथ रख कर गोया हुए। कोई नाराज़ी हो गई है हमसे नौफल भाई, जो आपने हमारी खबर लेना ही बंद कर दी है। हमें यहाँ आए इतने दिन हो गए, आपने एक फ़ोन कॉल तक ना की, ना यहाँ तशरीफ़ लाए। मासी से सलाम व दुआ से फारिग होते बाली ने इस्तफसार किया। इंशरा अपने कमरे में चली गई थी। नाराज़गी का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक्चुअली आजकल पर्सनल प्रॉब्लम्स में गिरफ्तार हूँ, सो इर्द गिर्द का ख्याल ही नहीं रहता। वो सादगी से बोला, अल्लाह आपकी प्रॉब्लम्स दूर करें। आपने उस रात इंची की ज़िंदगी बचाकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया कि उसका बदला मैं आपको किसी तौर ना दे सकूंगी। आपने हमारी परेशानी के ख्याल से ये सब पोशीदा रखा। मैं कल ही इंची ने आगाह किया कि उस पर क्या क़यामत टूटी थी। अगर आप ना आते तो अल्लाह जाने मेरी बच्ची का क्या होता। वो लोग तो गेट को बाहर से ताला लगा गए थे। बड़े ही नमक हराम व बदबख्त लोग साबित हुए थे। जहारा उसकी बहुत मशकूर दिखाई दे रही थी। वो शॉपिंग का कहकर अपने कमरे में चली गई थी ताकि मज़ीद रकम ले सकी और वाली समझी थी कि वो चली गई हैं। तभी इंशरा से सारी बात मालूम कर रही थी जब उन्होंने भी सारा राज जान लिया था। कुछ बदबख्ती हमारे अपने हाथों से ली गई होती है, तभी किसी को नमक हरामी दिखाने का मौका मुयसर आता है। नौफल संजीदगी से गोया हुआ, बस बेटा क्या कह सकती हूँ, बहुत कोशिश की हमने उसको साथ ले जाने की। वहाँ से जरका बहन और यूसुफ साहब ने कितना चाहा कि वो यहाँ नौकरों के आसरे पर ना रहे और उनके साथ चली जाए, मगर उस वक्त उस लड़की के सर में सरकशी समाई हुई थी जो किसी की बात ना मानी और अंजाम भुगतना पड़ा। चले मासी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इंची ने तकलीफ़ तो उठाई और सुनकर हमारे दिल भी घायल हुए और इन सब से बढ़कर ये हुआ कि वो लाइन पर आ गई है, बिल्कुल बदल गई है। क्यों नौफल भाई, आपने भी ये नोट किया होगा कि वो अपनी ज़िद्दो बदमिजाजी भूल गई है। बाली शरारती लहजे में उससे मुखातिब हुई। जो खुद को नहीं बदलते उनको वक्त बदल देता है। चढ़ता सूरज डूबता ज़रूर है। वो भी शौक़ी से गोया हुआ तो बाली खिलखिला कर हंस दी। मान गई आपको, बहुत बड़े एक्टर हैं आप। वाह, क्या जमकर एक्टिंग की है। किसी लम्हे भी इंची को फील नहीं हुआ कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। बाली के बात पर वो मुस्कुरा दिया और फिर कुछ तवक्कुफ के बाद संजीदगी से गोया हुआ। सच बात तो यह है कि इस हरकत ने मुझे बुरी तरह हर्ट कर दिया था। मैं खुद पर काबू ना पा सका था और गुस्से से मेरे असाब शल हो गए थे। हमारे इश्तियाल के कई दिनों तक मैं शदीद डिस्टर्बेंस का शिकार भी रहा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दिल तो मेरा भी चाह रहा है कि वो दोनों नमक हराम मेरे सामने आ जाए तो उनकी एक एक हड्डी अपने हाथों से तोड़ दूँ। हमारा एतमाद चूर चूर किया, क्या कुछ ना किया था उनके लिए।
अब कोई मुखलिस भी हमारे सामने आएगा तो हम उस पर किस तरह एतमाद करेंगे। शाम का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है। जहारा खलूस से भरे लहजे में उससे महवे गुफ्तगू थी। चिकन के वाइट सूट पर स्याह गर्म शॉल से सर ढांपे बैठी हुई जहारा के अंदाज में बुजुर्गी झलकने लगी थी। ये सब सच्ची तौबा और दिल से मांगी गई माफ़ी थी जिसने उनके अंदर पुरवकार जाज़बियत पैदा कर दी थी, वगरना नौफल ने उनके को झूठे छोटे ब्लाउज वाली साड़ियों और जीन्स शर्ट में भी देखा था और तब उसको उनके वजूद से घिन आती थी, अजीब सी फटकार ज़दा लगा करती थी। कहाँ गुम हो गए बेटा, मैं कुछ कह रही हूँ आपसे। जी सॉरी, मैं सुन नहीं सका, आप क्या फरमा रही थी। वो माँ चौंक कर उनकी जानिब मतवज्जे हुआ। मैं कह रही हूँ आपको मालूम है हम जल्दी अमेरिका रवाना हो जाएंगे और इंची हमारे साथ जाने को राज़ी नहीं। एक दिन मैं ही उसकी तन्हाई से नौकरों ने किस तरह फ़ायदा उठाकर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। ये सब होने के बाद उसको तन्हा यहाँ छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। मैं चाहती हूँ यूसुफ साहब और ज़रका बेगम से शादी की बात करूँ। वो असल मौजू की तरफ आई। मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, वो आहिस्तगी से बोला। हमारी मजबूरी है, आप बखूबी जानते हैं, हमारे पास टाइम कम है। आप फिक्र क्यों करती हैं। वो पहले की तरह भी मामा के साथ रहेंगी। कब तक रहेगी। और ज़रका बेगम किस तरह सबको मुतमईन करती रहेंगी और क्या बताएंगी कि वो क्यों वहाँ क़याम पजीर है। लोग किसी भी सर्कल में हों ज़बान रखते हैं। सब खैरियत तो है डॉक्टर। उसने डॉक्टर की तरफ देखकर इस्तफसार किया। उस वक्त उसका चेहरा हल्दी की मानित सर्द हो रहा था और दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। सर्द मौसम में भी चेहरा पसीने से तर हो गया था। अब मेरे साथ आइए, डॉक्टर उसकी तरफ देखकर संजीदगी से बोला। वो मायदा को साथ लेकर डॉक्टर के हमरा उनके रूम में आ गया जहाँ उसने कहीं सवालात किए थे। सुधा की सेहत और बीमारी के मुतालिक वो क्या बताता कि उसको मालूम ही ना हो सका था कि वो कब अंदर ही अंदर मोम की मानियत पिघल रही थी। डॉक्टर ने कई टेस्ट और एक्सरे वगैरह तजवीज़ किए थे। वो सुन होते दिमाग के साथ सुधा के पास आया जहाँ वो होश में आ गई थी। मायदा ने करीब आकर उसके रुखसार चूमे। सुधा के लबों पर थकी थकी मुस्कुराहट थी। उसने एक निगाह करीब खड़े जहद के चेहरे पर डाली जहाँ कई रंग मौजूद थे। वो किसी गहरी सोच में मगर उसे एक टिक देख रहा था। वो ज़्यादा देर उसे निगाह ना मिला सकी थी। आप ठीक तो हैं। मैं आपकी हालत देखकर डर गई थी। उसने उसका हाथ थाम कर मोहब्बत भरे लहजे में इस्तफसार किया। तुम परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने अपनी तकलीफ़ छुपाई है। खांसी में ब्लड तुम्हें कब से आ रहा है, तुमने बताया क्यों नहीं। जैद को अपनी कैफियत पर काबू पाने में बड़ी जद्दोजहद करना पड़ी थी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। क्या पहले भी आता रहा है। जैद ने उसको बगौर देखकर पूछा। जी कभी कभी आता था। वो आहिस्तगी से गोया हुई। कभी कभी आता था और तुमने एक बार भी मुझे नहीं बताया। सब कुछ छुपा कर रखा। हर बात बर्दाश्त नहीं की जाती, ना कोई तकलीफ़ छुपाने के लिए होती है। क्या हुआ है, कोई सीरियस मैटर है। आप मुझे डिस्टर्ब लग रहे हैं। सौदा से उसकी आंखों में छुपी नमी मख्फी न रह सकी थी। ऐसी कोई बात नहीं है, भाई को आप जानती हैं, आपकी मामूली सी भी तकलीफ़ से परेशान हो जाते हैं। हम भी आपको किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकते। मायदा ने उसको तसल्ली दी मगर उसकी निगाहें होंठ भींचे खड़े जैद पर थी जिसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। वो उससे निगाहें चुरा रहा था। उसके दिल में आग लगी हुई थी। डॉक्टर के कहने के मुताबिक वो तब तक के मर्ज़ में मुब्तला थी। ये इनकशाफ उसको लर्जा गया था। कुछ देर बाद सब घर वाले माँ मुदस्सिर साहब की फैमिली के वहाँ आ गए थे। उनके चेहरों से परेशानी और फिक्रमंदी नुमाया थी। मुदस्सिर और मुनव्वर साहब डॉक्टर के कमरे में चले गए थे। जैद का चेहरा देखकर उनको किसी गड़बड़ का अंदेशा हो गया था। सुधा दवाइयों के ज़ेर असर सो रही थी। सोफिया और बुआ बेआवाज़ रो रही थी। समर्द बेगम उनको दिलासे दे रही थी जबकि इमराना किसी बुत की मानियत बैठी हुई थी। उनकी हरकत करती निगाहें और सांसों का ज़ीरो बम उनके ज़िंदा होने की तस्दीक कर रहा था, वगरना उनके सपाट चेहरे से किसी गम और खुशी का इजहार नहीं हो रहा था। गाहे बगाए उनकी निगाहें जैद के चेहरे पर भी जाती जहाँ सिर्फ दर्द ही दर्द था, फिक्र ही फिक्र थी। वो किसी भटकी हुई रूह की मानियत बेकरार और मुस्तरिब दिखाई दे रहा था। इर्द गिर्द का उसको कोई होश ना था। इंशरा यूनिवर्सिटी से बाहर आई थी तो गेट के सामने कार से टेक लगाए खड़े नौफल को देखकर हैरान सी चंद सानिया के लिए रुकी, जबकि उसने उसे आते हुए देखकर गाड़ी का फ्रंट डोर वाह कर दिया था। आप यहाँ सब ठीक तो है ना। वो करीब आकर घबरा कर बोली। तुम ऐसे पोज कर रही हो गोया मैं पहली बार तुम्हें पिक करने आया हूँ और तुम्हें मेरी सूरत पर कौन सी नहुसत बरसती दिखाई दे रही है जो सबकी खैरियत मालूम कर रही हो, वो भी इसने हॉर्न अंदाज में। वो तंजिया अंदाज में गोया हुआ। वो मेरा ये मतलब नहीं था एक्चुअली। अब आप मुझे पिक करने नहीं आते, आ जाए हैं वो भी बिना इन्फॉर्म किए, तो मैं डर गई कि खुदा ना ख्वास्ता कोई मसला तो नहीं हो गया। वो उसके इशारे पर कार में बैठती हुई बोली। आजकल डरने बहुत लगी हो, पहले तो बेहद ब्रेव थी तुम। वो कार स्टार्ट करता हुआ नरमी से गोया हुआ। पहले बड़ी ब्रेव थी, ठीक कहते हैं आप, बहुत बहादुर थी, इस कदर बाहिम्मत और हौसलामंद कि दुनिया को अपनी ठोकरों में उड़ा देने का जाम था। और अब वो चंद लम्हे के लिए चुप हुई। और अब क्या हुआ, क्यों बुज़दिल हो गई हो। अब खुद आगाही हासिल हो गई है, कल तक खुद शनासी ना थी, खुद से बेखबर थी तो बड़े करोफर से ज़िंदगी गुजार रही थी। बुलंदियों पर चढ़ती चली जा रही थी और बुलंदियों के अरूज पर पहुंचकर पता चला कि वो अरूज ना था, एक धोखा था जहाँ से मैं बहुत बुरी तरह मुँह के बल गिरी।
नौफल ने ड्राइव करते हुए किन अखियों से उसे देखा। उसके कोमल चेहरे पर गुलाबी उदासी थी, वो नाजु अंदाज जिनसे किसी ज़माने में उसको चिढ़ हुआ करती थी, जो उसको बकारो तौकीर से बेबहरा कर दिया करते थे, वो सब मफकूद होकर रह गए थे। अब उसमें वकारो तमकनत की आमेजिश ने रोशनी भर दी थी। तुम जैसे लोग ठोकर खाकर ही नहीं बल्कि गिर कर संभलते हैं, और तुम्हें तो वक्त ने कुछ ज़्यादा ही चोटें दी है। दरअसल तुम थी ही इस लायक कि 2 मुलाजिम तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करें और तुम्हारी अना को ठिकाने लगाएं। मुना चाहते हुए भी उसको वो मंजर याद आ गया जब मुलाजमीन के तशद्दुद से उसकी हालत बिगड़ी थी और चेहरा ख़राब हो गया था। ओ गॉड, आप क्यों बार बार मुझे वो वक्त याद दिलाते हैं जो मैं ख्वाब में भी नहीं देखना चाहती। कितना भयानक था वो सब। वह एहतजाजन घबराई हुई आवाज़ में गोया हुई। मेरे लिए भी वो वक्त किसी मुसर्रत का बायस नहीं था, बल्कि मैं उसको भूल जाना चाहता हूँ और नहीं भूल पाता कि ये फ़ेल मेरी अना पर ताज़ियाना बनकर लगा और मुस्तज़ात मेरा ज़मीर मुझ पर वार करता रहता है कि क्यों मैं तुम्हारी ज़िद और हट दर्मी के आगे सरेंडर कर गया। मुझे तुम्हें 2 थप्पड़ लगाकर ज़बरदस्ती घर लाना चाहिए था। ना तुम्हें मैं घर छोड़ता, ना वो सब होता जो भुलाए नहीं भूलता। वह हज़रत संजीदा था। उसकी संजीदगी से घबराकर वो कह उठी, आपने खुद उनको सज़ा दिलवाई होगी ना। नहीं, मैं ज़ाती इंतकाम लेने को पसंद नहीं करता, लेकिन बेफिक्र रहो, जो हरकत उन्होंने किया साबका वज़ीर की बेटी के साथ, उनको कड़ी सज़ाएं मिलनी ही है। ये क्या कहा आपने? वहाँ पापा ने बताया कि मैं उनकी बेटी हूँ। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा जो रवानी में वो बात कह गया था। इस एहसास से किताए नज़र के बज़ाहिर इतने मामूली से सुनाई देने वाले उन चंद लफ्ज़ों ने उस पर क्या असर फूंका है। हैरत व इस्तेजाब, खुशी, इम्तज़ाज, क्या कुछ उसके चेहरे पर दिखाई न दे रहा था। बताइए ना प्लीज़, पापा ने कहा था कि मैं उनकी बेटी हूँ। पापा ने सबके सामने एतराफ़ किया था कि वो मेरे पापा और मैं उनकी बेटी हूँ। उसके अंदाज में अजीब सी तासुरात दर आए थे। वो बेख्तियार रोने लगी। न जाने वो गम के आंसू थे या खुशी के। उस वक्त नौफल को उस पर भरपूर तरस आया। उसके एहसास महरूमी और कम आयगी का खुलकर इदराक हुआ। वो भी माँ के किरदार को लेकर गम तकलीफ से गुजर कर जवान हुआ था, मगर ये खुशकिस्मती उसके हिस्से में थी कि वालिदैन के खाने में उसके बाप का नाम बड़े एहतमाम से दर्ज था। दुनिया उसको नौफल और करमा के नाम से जानती थी। इस मामले में उसको कभी निगाह झुकानी या चुरानी ना पड़ी थी, और इस लम्हे उसकी हालत देखकर महसूस हुआ कि सारी ज़िंदगी किस अजाब में मुब्तला रही होगी। वो कितनी बदनसीब थी, वो कितने अजीम दुख में मुब्तला रही सारी ज़िंदगी। बड़े पापा ने यही कहा था कि तुम उनकी बेटी हो। उसने बायां हाथ उसके शाने पर रखकर अपने अल्फाज दोहराए और वो उसका वहीं बाजू थाम कर शदोमत से रोने लगी। इसमें इस कदर इमोशनल होने की क्या बात है? वो तुम्हारे पापा हैं। आप मेरे इमोशंस को ना समझ पाएंगे। आपके नाम के साथ आपके फादर का नाम जुड़ा हुआ है। मैं इस फ़ख्र व गरूर से महरूम ही रही हूँ। ये दर्द सिर्फ मेरा है। उसने उसका बाजू छोड़ते हुए पुरसोज लहजे में कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। मैंने बाली को बता दिया था कि तुम मेरे साथ हो। वो उसको होटल लेकर आया। जितनी देर उसको अपना मूड दुरुस्त करने में लगी, उतनी देर में वेटर कॉफ़ी और दीगर लवाजमात सर्व करके चला गया था, और अभी नौफल बात करना ही चाहता था कि कोई उस तरफ आया था। तमाम रिपोर्ट्स के बाद डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया था कि सुधा को तब तक का मर्ज लाके इस इंकशाफ ने जैद का दिल तो घायल किया ही था, बाकी तमाम लोग भी गमज़दा हो गए थे। सोफिया और बुआ की हालत रो रो कर ख़राब हो गई थी। ज़मर्द बेगम उनको संभालते संभालते खुद भी बिखर रही थी। सालिया भी उनकी दिलजोई के लिए दिन भर वहीं रही। सब लोग वहाँ मौजूद थे, मगर लगता था दोनों दीवार से सन्नाटे फूट रहे हों। वीरानी उदासी का राज हर सुतारी था। सुधा का ज़्यादा वक्त दवाइयों के ज़रिए असर गुजर रहा था। अस्पताल से फारिग होने के बाद सोफिया उसको अपने कमरे में ही ले आई थी। उसकी बीमारी के तहत किसी ने भी एतराज़ नहीं किया था। फुप्पो जान, मैं सुधा से मिलना चाहता हूँ। वो मुलाजमा रानो को किचन साफ करने का कहकर पलटी ही थी जब जैद आहिस्तगी से गोया हुआ। अरे बेटा, ये क्या बात हुई भला? सुधा से मिलने के लिए तुमको मेरी इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं। वो तुम्हारी बीवी है। जब चाहो बेधड़क आओ। अगर तुम चाहो तो यहीं क़याम पजीर हो जाओ। मैं दूसरे रूम में रह लूँगी। थका थका सा मुज़महिल व फ़िक्रमंद ज़ैद उनको बहुत प्यारा लगा था। उस वक्त मैं उन्हें उस पर टूट कर प्यार आया। कितनी मोहब्बत करता था वो उनकी बेटी से, जिसकी तकलीफ़ ने 2 दिन में ही उसकी सूरत मुरझा कर रखती थी। वो सख्त मुस्तरिब व मुतफक्किर दिखाई दे रहा था। वो खामोशी से उसके कमरे में चला आया। वो बेड पर लेटी सो रही थी, गुलाबी कंबल छानों तक लिए, नीले रंग का दुपट्टा हस्बे आदत सर पर मौजूद था। उसकी आदत थी कि दुपट्टा सोते में भी सर से जुदा न करती थी, और इस नीले दुपट्टे में उसका जर्द चेहरा और आरिस पर झुकी हुई स्याह दराज पलकें नुमाया थी। उसका बीमार हुस्न अब भी जाज़बियत लिए हुए था। उसको एकटिक देख रहा था। वो सो रही थी तो निगाहें उठ गई थी, वगरना कल बीमारी का पता चलने के बाद से वो उससे ही क्या खुद से भी निगाहें न मिला पा रहा था।
वो सोच रहा था कि उसका हकदार तो बन गया मगर हक निभा ना सका था। महज चंद माह में ही वो उसकी मलकियत बनकर इतनी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो गई और उसको मालूम भी ना हो सका कि अंदर ही अंदर उसके साथ क्या मामला चल रहा है। उसकी मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द पिना है। उसके अंदर धुआं सा भरने लगा और अपनी बेपरवाही और बेनियाजी पर खुद को सजा देना चाह रहा था। वो दो जानू बैठ गया और कम्बल से बाहर निकले उसके हाथ को बेहद नरमी से थाम कर उस पर लब रख दिए। फिर नामालूम क्या हुआ कि वह बेआवाज़ रोने लगा। आंसू तवातुर से उसकी आंखों से गिर रहे थे। ये सुधा से होने वाली बेलौस मोहब्बत थी जो उसके दिल को बेख्तियार कर गई थी, वगरना वो कमज़ोर असाब का मालिक ना था। शऊर की मंजिल पर कदम रखते उसका वास्ता सख्त व कठिन तरीन हालात से पड़ा था, जिससे उसके असाब ही नहीं दिल भी मजबूत हो गया था। अजद मुश्किलातों परेशानियां सहने के बावजूद भी उसका दिल कभी दुखी नहीं हुआ था, ना आँख कभी नम हुई थी। और अब कल से जब ये सूरत हाल उस पर आशिकार हुई तब से आंसू अंदर ही अंदर गिर रहे थे, जो अब मौका पाकर बह निकले थे और जब्त का बंधन तोड़ गए थे। सुधा की आंख खुली तो पहले उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। धीमी धीमी मध्यम आवाज़ें कैसी हैं। गुनूदगी की हालत में वो बेहिस्सो हरकत लेटी महसूस करने की कोशिश करती रही और चल लम्हों बाद ही उसकी तमाम हसियात बेदार हो गई थी। उसको महसूस हुआ वो उसके करीब बैठा है, चेहरा झुकाया, उसका बायां हाथ थामे वो रो रहा था। उसकी दबी दबी घुटी घुटी सिसकियों की आवाज़ें थी वो जिनकी वजह से वो बेदार हुआ था। वो आहिस्तगी से उठकर बैठ गई। जैद क्या हुआ? वो उसी पोजीशन में रहा। प्लीज़ कुछ तो बताइए, मेरा दिल घबरा रहा है। उसकी आवाज़ लर्ज रही थी। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। वो उठकर बेड पर बैठ गया। फिर आप रो क्यों रहे हैं? आपको मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा। ये सोचकर दिल भर आया था कि मैं तुम्हारा ख्याल न रख सका, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मेरे नाम से जुड़ते ही तुम बीमारी की गिरफ्त में आ गए और मेरी नालायकी देखो मैं फील भी ना कर सका। वो निगाहें झुकाते हुए गोया किसी गुनाह कबीरा का एतराफ़ कर रहा था। माँ वो मेज़ पर रखे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर उसकी भीगी आंखें साफ करते हुए गोया हुई। आप इतना नेगेटिव कब से सोचने लगे? ये फजूल सोच है, आपके काबिल तो मैं नहीं हूँ। आपने अपना नाम देकर मुझ ज़रे को आफ्ताब बनाया, इसके लिए मैं आपकी ममनून हूँ। और बीमारी तो मेरे मुकद्दर में पहले से लिख दी गई थी। यहाँ आपका कोई कसूर नहीं है। अच्छा नहीं होता इतना अच्छा होना माय डियर। वो उसके हाथ को अपनी आंखों से लगाता हुआ जज्ब के आलम में गोया हुआ तो उसने शर्मा कर निगाहें झुका ली। उसका दिल धड़क उठा था। वादा करें आप आइंदा कभी इस तरह की बातें नहीं करेंगे। वो मुतमईन अंदाज में बैठा तो वो संजीदगी से गोया हुई। तुम कितना भी मुझे बहलाने की कोशिश में लगे रहो, लेकिन मैं जानता हूँ ये मेरी वजह से ही हुआ है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा, मगर मम्मी के दिल में तुम्हारी मोहब्बत किस तरह उजागर करूँ? मोहब्बत बेख्तियारी जज्बा है, ख्वाह किसी रिश्ते से भी हो। ये ज़बरदस्ती ना कर सकते हैं ना कराई जा सकती है। आप टेंस ना हो, मैं बेहद खुश हूँ। ये है इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।